अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में देखेंगे कि वो क्या होती है। स्पेसिफ़िकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी यूज़ होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हमने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी को देखा था और उसके अंदर डिफरेंट केसेस थे, वो हमने डिस्कस किए। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ आते हैं और फ्लक्स भी फील्ड्स को ही बताने के लिए एक क्वांटिटी है कि वो क्या चीज़ है। तो इसके लिए माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और उसने ऑब्ज़र्व किया कि अ, ये कुछ फील्ड जो है वो मौजूद होती है बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं और फिर हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या इसके जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस थी। सो इसने कुछ इस तरह का सेटअप किया कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं उनको इस तरह से इस अरेंजमेंट में रखा। ये जो दरमियान वाला सर्कल है, ये एक्चुअली स्फीयर्स हैं, सॉरी सिलेंडर्स हैं। दो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं। कंसेंट्रिक का मतलब उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन सेम है, तो यहीं से उसने एग्जैक्टली ओरिजिन कैलकुलेट करके इसको इस तरतीब से रखा कि ये कंसेंट्रिक बन गए, एक दूसरे के अंदर इनक्लोज हो गए। सो एक जो सिलेंडर है वो ये है और दूसरा सिलेंडर ये है, लेकिन ये दूसरे वाला जो सिलेंडर है इसको उसने हेमिस्फेयर्स में, दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड किया। यानी कि ये दो हिस्सों में, वैसे तो ये आपको स्मूथली एक ही हिस्से में नज़र आ रहा है, लेकिन ये हाफ हाफ में स्प्लिट हो जाता है। लेकिन इस तरह से इसने कंस्ट्रक्ट किया इसको कि वो जब ये जोड़ें तो बिल्कुल भी पता ना लगे कि ये दो हिस्से अलग अलग हैं, यानी इस तरह की कंस्ट्रक्शन इसकी की हुई है। दूसरा ये कि इसके अंदर इसने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो यूज़ किया और फिर उसके बाद उसने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो प्रेजेंट की। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कि विद इक्विपमेंट डिसमेंटल्ड, यानी जब इक्विपमेंट को डिसमेंटल किया तो इनर स्फीयर जो है वो उसको, यानी पहले ये जो इंटरनल वाला है, आउटर वाला सेक्शन को डिसमेंटल किया, इंटरनल वाले, और ये डाइलेक्ट्रिक अभी मौजूद है इसके अंदर, इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और ही मेड श्योर कि ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो बिल्कुल भी इस रीजन में रहे मौजूद और ये इसमें कोई भी इम्प्योरिटी वगैरह ना आए। आई होप कि आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक का मतलब पता है। ये ऐसे ही कह लें जैसे फ्री स्पेस है, उसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं है, तो ये मीडियम लेस रीजन है। इसमें आपके जो नॉर्मल वेव्स है वो ट्रैवल नहीं करती एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितने भी ये जैसे फ्री स्पेस का रीजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं। बाकी ना आपकी साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, ना कुछ इस तरह की सिमिलर वेव्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो क्योंकि उनको ट्रैवल करने के लिए एक प्रॉपर मीडियम चाहिए। सबसे पहले इसने ये किया कि इसको डिसमेंटल किया, यानी जैसे मैंने बताया ये दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हो जाता है, पूरा का पूरा डिसमेंटल हो जाता है। तो इसको डिसमेंटल करके इसने इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया। कितना दिया दिस डजेंट मैटर, इसने कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पर दिया और उसके बाद इन दोनों को, इसको इनक्लोज कर दिया, इसको इन दोनों को जोड़ दिया। फिर इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो उसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये इसके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो वैसे तो डाइलेक्ट्रिक में कुछ भी ट्रैवल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है एक फोर्स, एक फील्ड जो है वो डेवलप हो गई, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया। तो इसने इस एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो फोर्स है, ये जो फील्ड डेवलप हुई है, ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, इसकी कुछ ना कुछ हकीकत है। तो वो इसको जो है वो फ्लक्स से रिप्रेजेंट किया, इस चार्ज को फ्लक्स से रिप्रेजेंट किया। तो
यहाँ से इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये चार्ज जो इस पे डेवलप हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो ये क्वांटिटी जो इस लाइंस जो हैं वो डेवलप हुई हैं उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो 1 है। तो ये जो चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ है दैट इज़ इक्वल टू फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये ऑब्जर्वेशंस भी देख लेते हैं कि विद द इक्विपमेंट डिसमेंटल्ड द इनर स्फीयर वाज गिवन अ नॉन पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज उसको दिया। हेमिस्फीयर्स को फिर उसने बंद कर दिया, और उसके बाद विद अबाउट 2 सेंटीमीटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम। तो ये इसने इनिशियल एक्सपेरिमेंट में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान रखा। फिर उसके बाद आउटर स्फीयर वाज डिस्चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट मोमेंट। हाँ, ये चीज़ मैं मिस कर गया कि इसके बाद जब इसने पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया और इसको एनक्लोज कर दिया, तो ये जो आउटर स्फीयर है इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल चार्ज जो है वो नहीं मिल रहा है इसको एक्सटर्नली किसी डिवाइस से या पे किसी कनेक्शन से। So फिर outer sphere was separated carefully using tools made of insulating material in order not to disturb the induced charge on it, and the negative induced charge on each hemisphere was measured. तो इसके जो outer sphere है इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इसने केयरफुली सेपरेट किया यूजिंग स्पेशल टूल्स, और उसके बाद इसने ये दोनों हेमिस्फेयर्स जो थे उन पे अलग अलग इंडिविजुअली चार्ज जो है वो जो नेगेटिव इंड्यूस चार्ज था, क्योंकि ये ग्राउंडेड था लेकिन फिर भी इसको चार्ज जो है वो इंड्यूस हुआ, उस इंड्यूस चार्ज जो है उसको इसने मेजर किया इंडिविजुअली। और इसने फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उसकी जो है बेसिक डेफिनेशन जो है वो डेवलप की। He concluded that there was some sort of displacement from inner sphere to the outer, which was independent of the medium, and we now refer to this flux as displacement, या displacement flux or simply electric flux। ठीक है, तो इसने यहाँ से ये ऑब्ज़र्व किया कि जब इस तरह का कि कोई का एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है या इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें ये स्फीयर्स हैं दो, उनमें एक में अगर इनर वाले स्फीयर में चार्ज जो है वो देते हैं इसको, तो उसकी वजह से जो है वो आउटर स्फीयर में भी इंड्यूस चार्ज जो है वो डेवलप होता है। बेशक वो अपोजिट पोलैरिटी का होता है लेकिन चार्ज जो है वो डेवलप होता है। तो इससे इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि इनके दरमियान कोई ना कोई चार्ज की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये चार्ज की डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दिया हुआ है, और इसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यूज़ करते हैं टर्म। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें हम देखते हैं कि फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है, यानी फील्ड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट कहाँ तक जा रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इसके ज़रिए हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कितनी फील्ड लाइंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस कितनी एग्जिस्ट करती हैं और इसकी डेंसिटी क्या है, यानी ये ओवरऑल क्या अफेक्ट है इसका किसी दूसरे स्ट्रक्चर पर। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो ये क्या कहते हैं इससे ये जो फ्लक्स है सॉरी ये जो हाँ ये जो फ्लक्स है डेवलप हुआ यहाँ पर, इस फ्लक्स को डायरेक्टली लिंक किया है चार्ज से, यानी इससे चार्ज डेवलप हुआ है। फ्लक्स यानी कि ये लिंकेज है, यानी ये जो इन दोनों का कनेक्शन है आपस में, इसकी वजह से ट्रैवलिंग कुछ जो ऑब्ज़र्व हुई है उस ट्रैवलिंग को फ्लक्स कहा गया है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज से, और इनका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि जो है उसकी वैल्यू SI यूनिट्स में 1 है। तो इस वजह से फ्लक्स इज़ इक्वल टू चार्ज। तो अगर हम फ्लक्स निकालते हैं उसी से हमें चार्ज पता लगता है, अगर चार्ज निकालते हैं तो उसी से हमें फ्लक्स पता लग जाता है। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात, जो कि इसकी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इसको हम डी से डिनोट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी। इसको एक्चुअली डी का नाम इसलिए दिया क्योंकि इसको शुरू में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बजाय डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डिस्प्लेसमेंट का नाम की टर्म यूज़ की गई थी, तो इस वजह से इसका जो सिंबल है वो डी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का। इसको ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होगी। अब इस केस में इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होगी, यानी रेडियल डायरेक्शन में जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। और इसको जो मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है मतलब अब इसकी एक तो डायरेक्शन हम देखते हैं। उसी तरह से जैसे हमने पहले केसेस डेवलप किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में, इसी तरह से इसमें भी जो है वो केस देखेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इस केस में रेडियल कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम यहाँ पे आर कहते हैं। और दूसरा ये कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है और एरिया जो है वो कितना है। तो चार्ज जो है वो क्यू है और एरिया जो है वो हमारे पास इस सर्कल का डिफरेंट होगा और इस सर्कल का डिफरेंट होगा। इस सर्कल का क्योंकि ये स्फेयर है तो स्फेयर का जो एरिया होता है दैट इज़ 4πr²। और इस केस में आर जो है जैसे नज़र आ रहा है कि इसका रेडियस जो है वो ए है, तो इस वजह से इसका जो एरिया है दैट इज़ गिवन बाय 4πa²। और ये जो आउटर सर्कल है इसका रेडियस बी है, तो इसको करेक्टराइज करता है इसकी जो एरिया आता है दैट इज़ 4πb²। सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बनती है, क्योंकि ये रेडियल कंपोनेंट ही इसमें एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये चार्ज पर यूनिट एरिया आ गया और ये साथ मल्टीप्लाई होता है इसका कंपोनेंट वाला वेक्टर, जो सॉरी इसका जो एक्टिंग वेक्टर है, जिस एक्सिस में ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में ये रेडियली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ ए आर यूज़ होगा और ए आर कंपोनेंट हम निकालेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी जो है वो उस इनर सर्कल की आ जाएगी 4π और आउटर सर्कल का जिसका रेडियस है बी, तो उसकी आ जाएगी Q/4πb² ए आर। और ये जो आर है दैट इज़ बिटवीन ए एंड बी। तो जनरली देखा जाए तो एक कंसेंट्रिक एक स्फेयर जो है इसका रेडियस इसके फ्लक्स डेंसिटी जो है अगर इसके सेंटर से ओरिजिनेट होती है तो कोई पॉइंट एक्ट करता है, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं D=Q/4πr²। अच्छा, ये तो थी कि इनर का भी रेडियस था और आउटर सर्कल का भी कुछ रेडियस था। तो आउटर सर्कल को अगर हम ऐसे ही रहने दें, इनर सर्कल को छोटा करते जाएं, ये फैराडे ने भी इस चीज़ पर को प्रूव किया कि इस इनर सर्कल को जितना भी छोटा मर्जी करते जाएं, इतना छोटा कर लें ताकि ये एक पॉइंट चार्ज बन जाए, तो फिर भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो उतनी की उतनी ही रहती है। यानी अगर उस पर चार्ज क्यों देंगे, बेशक उनका डिस्टेंस बढ़ गया है इससे आउटर सर्कल से, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो सेम ही होगी और सेम चार्ज जो है वो डेवलप होगा, इंड्यूस होगा इसके ऊपर। तो इस चीज़ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो फ्लक्स डेंसिटी है ये इस तरह ही डिफ़ाइन होती है। यानी इन केस ऑफ स्फेयर हमारे पास इस तरह से डिफ़ाइन होगी, इन केस ऑफ सिलेंडर हमारे पास डिफरेंट होगी एंड सो ऑन। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्ज़र्व करें तो ये इक्वेशन सिमिलर है हमारे लिए जो हमने एक पॉइंट चार्ज की डेवलप की थी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन थी दैट इज़ E=Q/4πε0r² इंटू ए आर। ठीक है, तो ये जो फील्ड थी, ये फील्ड वाली इक्वेशन थी, ये इसके साथ ही एनालॉगस मतलब नज़र आ रही है। सिर्फ एक डिफरेंस है इसका एप्सिलॉन नॉट का, यानी फ्री स्पेस का डिफरेंस है। तो फ्री स्पेस में अगर देखा जाए तो इन दोनों का रिलेशन, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इन दोनों का रिलेशन इस तरह से डिफ़ाइन हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के अंदर है और वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, उसको भी आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे अगर ये रिलेशन है हमारे पास और हमने देखा था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिफ़ाइन है कि हम इंटीग्रल लेते हैं वॉल्यूम का
over this factor rho v dv over 4 pi epsilon naught r square into ar। तो ये भी फ्री स्पेस में ही है। तो अगर इस तरह से रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज डेंसिटी से, तो इसी तरह इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ भी एग्जिस्ट करेगा विद एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट इस केस में नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास रिलेशन इस तरह से डेवलप हुआ है। तो ये अगर फ्री स्पेस में है तो ये जो है क्योंकि इसमें फ्री स्पेस वाला फैक्टर ही निकल गया, तो ये फ्री स्पेस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की इक्वेशन है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए और वॉल्यूम चार्ज के लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, ये दोनों ही जो हैं ये फ्री स्पेस में एप्लीकेबल हैं। हत्ता कि जो आपका पॉइंट चार्ज है वो इनफिनिट डिस्टेंस पर चला जाए फिर भी ये दोनों इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं। लेकिन क्योंकि इसमें फ्री स्पेस का फैक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, तो इस वजह से ये जो इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के लिए एग्जिस्ट करती हैं, यानी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए ये एग्जिस्ट करेगी। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग वीक होती जाएगी जितना दूर जाते जाएंगे, तो इस वजह से ये इन्फिनिट डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और क्योंकि ये इन्फिनिट डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन भी जो ये जो रिलेशन है ये इतना सिंपल नहीं रहता। फिर ये इसमें और फैक्टर्स भी फिर इंक्लूड हो जाते हैं। तो फॉर आइडियल केसेस और फॉर लिमिटेड डिस्टेंस ये एप्लीकेबल है, बाकी फार अवे प्लेसेस के लिए, इन्फिनिट डिस्टेंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी से रिलेटेड फैराडे ने ऑब्ज़र्व की और उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया और कुछ जो रिलेशंस हैं वो डेवलप किए। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये इतना ही है ये टॉपिक। इसमें जो एनालाइज करने वाली चीज़ है वो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन है विद पॉइंट चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड उसकी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में है। और ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम मेजर करते हैं कि वो कितनी दूर तक फैली हुई है। इन अ सेंस लूजली टर्म्स में हम ये मेजर करते हैं उससे कि वो कितनी दूर तक फैली हुई है, उसका अफेक्ट कितनी दूर तक है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है उससे हम उसकी मेजर करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी रीजन को कवर कर रही है, यानी कितने उसकी डेंसिटी कितनी है, यानी कितनी लाइंस हैं, फील्ड लाइंस हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली उस फील्ड को डेवलप करने में मदद कर रही हैं। और इससे पहले भी एक ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम अभी तक पढ़ रहे हैं ये स्टैटिक चार्जेस के लिए ही हैं, ये हम मूविंग चार्जेस के लिए नहीं पढ़ रहे अभी। तो जब मूविंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अभी हम स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो जो स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है जैसे कि एक शीट पर या फिर एक स्फीयर पर या फिर एक सिलेंडर पर, उस स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। हम अभी मूविंग चार्जेस के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखें क्योंकि दोनों केसेस जो हैं वो डिफरेंट है। मूविंग चार्जेस के केस में डिफरेंट है और स्टैटिक चार्जेस के केस में चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है। ये ड्रिल प्रॉब्लम करते हैं। ड्रिल प्रॉब्लम में जो गिवन चीज़ें हैं 3.1 में वो कुछ इस तरह से हैं कि एक 60 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज लिया हुआ है जो कि ओरिजिन पे लोकेटेड है। तो हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रीजन गिवन रीजन्स में से फाइंड करना है। तो जो पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि दैट पोर्शन ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है जिसमें r 26 सेंटीमीटर है और इसमें बाउंडेड लिमिट्स दी हुई हैं थीटा की 0 to π/2 और फाई की π/2। तो इसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स पे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का अगर आपको याद है तो वो कुछ
इस तरह से थे कि जो तीन इसमें स्फेरिकल कंपोनेंट्स बनते हैं वो है आर, थीटा और फाई। आर जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स है, थीटा जो है वो आपका जी एक्सिस से ये जो रेडियली लाइन एक्सटेंड करती है ये उसका एंगल है, और जो फाई है वो आपका क्या कहते हैं, ये जितनी स्फेयर का जो रेडियस है उसको जो एरिया का एंगल कवर करता है वो है। तो जो फाई है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई, इस तरह से पूरा सर्कल को जो एक्सटेंड करता है। जो थीटा है उसकी वैल्यू फ्रॉम 0 to पाई होती है, और जो मैक्सिमम लिमिट्स यानी, और आर जो है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी एक्सटेंड करता है। तो इस केस में ये तीन वैल्यूज़ हमें गिवन है, और हमने फाइंड करना है कि इस सरफेस पे, ये जो सरफेस मैंने बनाया हुआ है ये सरफेस एक्चुअली आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस सरफेस से ओरिजिन है जो ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है आपका पॉइंट चार्ज। इन तीनों में यही एज्यूम किया कि ओरिजिन में पड़ा हुआ है आपका पॉइंट चार्ज, और इससे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स हमने टोटल फाइंड करना है जो कि इस सरफेस से पास कर रहा है, इस रीजन से लेकर यानी इस पॉइंट चार्ज से लेकर इस सरफेस पे जो पास कर रहा है। ये अब आप देखें तो ये फाई की लिमिट्स हैं 0 to पाई/2, और ये जो गिवन है ये थीटा की लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to पाई/2, यानी ये 0 से पाई/2 तक एक्सटेंड कर रहा है, और रेडियली हमारे पास जो लाइन है वो एक्सटेंड हो रही है 26 सेंटीमीटर तक। तो इसको हमने SI यूनिट्स में करना है, यानी मीटर में लेकर आना है, तभी जाके हमारा आंसर ठीक आएगा। तो उसके लिए हमें जो फ्लक्स है वो निकालने का तरीका आना चाहिए। टोटल फ्लक्स जो है दैट इज़ गिवन बाय फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसका सरफेस पर जिस सरफेस से फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन तो हम देखेंगे गॉसेस लॉ में, लेकिन फ्लक्स हाली फ्लक्स निकालना हो तो वो इस तरह से निकलता है। फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला आपने देखा हुआ है कि फ्लक्स डेंसिटी किस तरह से निकलती है। फ्लक्स डेंसिटी इज़ गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया और मल्टीप्लाइड बाय द रेडियल कंपोनेंट, और दैट वट एवर कंपोनेंट जहाँ से फ्लक्स जो है वो हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो Q गिवन है इस केस में, और R भी गिवन है, रेडियल कंपोनेंट गिवन है। तो हमने अब फाइंड करना है कि DS क्या है। DS जैसे आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में और शीट ऑफ चार्ज के केस में निकाला था, उसी तरह से DS निकलेगा सेम। अब क्योंकि हमारे पास तीन जो हैं वो हैं R, थीटा और फाई, और आपको वो क्यूबिकल शेप अगर याद है तो तो आपको ये निकालना इतना मुश्किल नहीं लगना चाहिए। तो फ्लक्स जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है हमारा इससे ओरिजिन से, और इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है। अब ये सरफेस कौन सा है वो हमने देखना है। अब यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है, तो ये सरफेस बनता है ये वाला। तो इस सरफेस का जो DS बनता है, सरफेस एरिया बनता है, वो बनता है RD थीटा। एक साइड है RD थीटा और दूसरी साइड है R साइन थीटा D फाई। तो इसका जो सरफेस एरिया बनता है यानी DS बनता है दैट इज़ RD थीटा, सॉरी R स्क्वायर साइन थीटा D थीटा और D फाई। तो इन कंपोनेंट्स के अलोंग जो है वो हमारी इंटीग्रेशन जो है वो होगी, तब जाके हम एक्चुअल जो है वो वैल्यू निकाल सकेंगे। तो इनको इक्वेट करेंगे वैल्यूज़ को इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो क्योंकि रेडियल कंपोनेंट है सिर्फ R गिवन है, और तो इसका जो AR है वो ये है हमारे पास गिवन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, जो हमारा सरफेस एरिया बनता है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसमें से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब ये रह गया। तो इसको हम जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो क्योंकि हमें गिवन है इस केस में, वो हैं 0 to पाई/2 थीटा की भी और 0 to पाई/2 फाई की भी, क्योंकि हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्योंकि हमने निकालना है टोटल फ्लक्स, ये साइन निकालना है, तो ये जो फ्लक्स है ये इनके अलोंग इंटीग्रेट होगा, इस रीजन के अलोंग इंटीग्रेट होगा। तो थीटा की लिमिट्स भी गिवन है और फाई की लिमिट्स भी गिवन है। तो ये दोनों लिमिट्स जो हैं वो पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। R स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा बनता है, और ये पाई/2 और 0 की लिमिट्स हैं। जब पाई/2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो 0 -1 तो -1 आता है, इसका आंसर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा। और फिर हम फाई के हिसाब से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to पाई/2 है, तो सिर्फ पाई/2 इसका आंसर रह जाएगा। जब पाई/2 इसका आंसर रह जाएगा तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, और 4 2 ज़ार 8, तो Q/8 इसका एंड पे रिजल्ट निकलता है, विच बिकम्स इक्वल टू 7.5 माइक्रोकूलम। ये तो A पार्ट था। अब जो B पार्ट है, B पार्ट के अंदर हमें गिवन है, सॉरी ये
बी पार्ट के अंदर गिवन है द क्लोज सरफेस डिफाइंड बाय रो इज़ इक्वल टू 26 सेंटीमीटर एंड जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 26 सेंटीमीटर। तो अब हमारा जो रीजन है, जो सरफेस एरिया वर्किंग का है वो है सिलेंडर, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे रो दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और जी दिया हुआ है, तो रो फाई और जी यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो लेते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो तीन हैं, फाई रो रेडियली आउटवर्ड्स, फाई जो कि इस तरह एक्सटेंड करता है, और जी। तो रेडियल कंपोनेंट इस केस में रो है, जिसके बेस पे यानी कि पॉइंट चार्ज यहाँ से फ्लक्स जो है वो जनरेट कर रहा है, तो ये रेडियली आउटवर्ड्स एक्सटेंड करेगा, तो सिर्फ ये रो का कंपोनेंट इसमें आएगा। तो अब ये किसको कट करता है, ये जो फ्लक्स है ये किस फेस को कट करता है, वो ये अगेन इसी फेस को कट करेगा। इस फेस का जो सरफेस एरिया वो बनता है रो डी फाई और डी जी। यानी हर एक के लिए आपको ये फिगर्स जो है वो याद रखनी ज़रूरी है। एक्स वाई जी के लिए तो इजी है, लेकिन सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको ये याद रखनी ज़रूरी है। तो इसका सरफेस एरिया बनेगा रो डी फाई और डी जी। ये वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम अपने इसके अंदर, ये इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास जो है वो निकलेगा सरफेस एरिया। अब क्योंकि ये एक सिलेंडर है, स्फीयर नहीं है, तो सिलेंडर के केस में जो हमारे पास सरफेस एरिया आता है वो आता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और ये भी चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो गिवन रीजन है वो ये वाला रीजन है, ये जो सर्कल है वो नहीं है। हम सिर्फ इस फेस को देख रहे हैं, तो इस फेस का जो एरिया बनता है सिर्फ उसको फोकस करेंगे, दूसरे वाले को निगलेक्ट करेंगे इस केस में। अगर हम पूरा का पूरा सिलेंडर का कर रहे होंगे, सॉरी स्फीयर का कर रहे होंगे, फिर हम ये भी ऐड करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास सिर्फ ये वाला है। तो ये वाला कंपोनेंट इसमें करेंगे, तो हमारे पास जो सरफेस एरिया आता है आर इस केस में रो है, और एज जो है वो लिमिट है जी की -26 से 26 तक। ठीक है, तो 2 × 26 इन अदर वर्ड्स आ जाएगा। तो जो कंपोनेंट है हमारे पास वो रो है, और ये जो डी एस है वो हमारे पास अभी हमने निकाला रो डी फाई डी सी, और ये ए रो है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इनको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अब फाई और जी के अलॉन्ग हम देख रहे हैं, इस फेस के अलॉन्ग देख रहे हैं, तो इसी की इंटीग्रेशन लिमिट्स आएंगी। जो फाई है उसकी लिमिट्स गिवन नहीं है, तो जब लिमिट्स गिवन नहीं होंगी तो आपने इसकी जो ओरिजिनल लिमिट्स हैं वही पुट करेंगे। ओरिजिनल लिमिट्स हैं वो 0 से 2 पाई। जी जो है इसकी लिमिट्स गिवन है फ्रॉम -26 to 26। तो अब इसके क्रॉस इंटीग्रेट करेंगे, रो तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब ये एल यहाँ पे जो मेंशन हुआ हुआ है, ये एल एक्चुअली जी की लिमिट्स हैं, तो ये एल है बनता है 2 × 26, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो जब इसकी इंटीग्रेशन भी करेंगे जी के क्रॉस, तो वो 2 × 26 बनेगा, और फाई की इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to 2 पाई डी फाई की, तो हमारे पास वो 2 पाई बनेगा। तो ये 2 पाई भी कैंसिल हो गया और 2/26 भी कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्यू रह गया सिर्फ। तो क्यू ही हमारे पास एक्चुअली फ्लक्स आ जाता है। तो टोटल फ्लक्स इसका बी पार्ट में बनता है 60 माइक्रोकूलम। अब है सी पार्ट। सी पार्ट जो है उसके अंदर गिवन है प्लेन जी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो ये भी हम यही कंसिडर करेंगे कि ये एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर जो है, लेकिन इस केस में पिछले केस में 26 प्लस माइनस 26 था, इस केस में सिर्फ 26 है, यानी कि हाफ सिलेंडर गिवन है। तो अब हाफ सिलेंडर गिवन है, तो हमारे पास जो ये आएगा वैल्यूज़ आएंगी, सॉरी सिलेंडर नहीं, सॉरी सिलेंडर ही गिवन है। तो प्लेन हमारे पास है जी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। डी एस जो है वो इसका सेम आएगा, क्योंकि वही कोऑर्डिनेट्स हैं। और अब ये अब आप एज्यूम करें कि ये एक प्लेन यानी जी प्लेन में पड़ा हुआ है, यानी कि इस तरह से आपका वो रीजन पड़ा हुआ है। तो इस पूरे रीजन में 26 0 से लेकर 26 तक ये क्या फ्लक्स जो है वो पास करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो फ्लक्स है वो इस तरह से रेडियली जो है वो जो क्या कहते हैं एक्सटेंड करेगा फिर भी, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है जो हमारा पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड्स ही एक्सटेंड होंगे फ्लक्स लाइंस। और वो जो हमारा रेडियल कंपोनेंट है इस केस में फिर से रो वाला ही है, तो वो सेम हमारा जो डी एस है वो निकलेगा रो डी फाई और डी जी। इसको पुट करेंगे और हमारी लिमिट्स अब जी की चेंज होंगी फ्रॉम 0 to 26। तो अब जब ये लिमिट्स पुट करेंगे तो ये खाली 26 आ जाएगा, और इसमें सिर्फ 2 पाई आ जाएगा, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, और 26 जो है वो नीचे वाली वैल्यू सेम रहेंगी। सो ओरिजिनल चार्ज जो है उसका हाफ हो जाएगा, विच इज़ 30 माइक्रोकूलम। तो ये एक क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें।